हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज का न्यूज़ एनालिसिस हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। आज संडे है तो आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। अगस्त 9 2020 9 अगस्त 2020 का आज हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। संडे होने के कारण आज न्यूज़ उतनी है नहीं। स्वच्छग्रह हेल्प कोविड फाइट, पीएम किक्स ऑफ सैनिटेशन ड्राइव। कल पीएम मोदी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है राजघाट पे। क्या है ये? स्टेटिंग दैट स्वच्छग्रह insistence on sanitization has helped in the fight against COVID-19, Prime Minister Narendra Modi on Saturday launched a week-long sanitation drive called गंदगी मुक्त भारत। एक हफ्ते का अभियान चलाया गया है गंदगी मुक्त भारत, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। ओके, recalling the Quit India movement launched on 8 August 1942। Quit India movement कब लॉन्च हुआ था? 8 अगस्त 1942। मोदी सेड दैट द विल्स दैट द मेक द कंट्री वीक should quit India. With this thinking, a comprehensive Quit India campaign has been going on in the country for last 6 years। कह रहे हैं जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, अंग्रेजों को भगाया था भारत से, उसी तरह हमने भी ये 6 साल से क्विट इंडिया मूवमेंट चला रखा है। किसके लिए? गंदगी मुक्त भारत के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है वो किसके लिए है, तो रिकॉलिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942। तो किससे लिंकेज है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एनजीटी रिजेक्ट्स ऑयल ऑब्जेक्शन टू एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस। The National Green Tribunal has rejected the objection of Oil India Limited to the preliminary report of an expert committee on the fallout of explosion of gas well owned by energy giant in Assam। जैसे आसाम में जो हुआ था, गैस लीकेज हुआ था, उसके लिए एनजीटी ने ऑब्जेक्शन लिया है। तो एनजीटी के बारे में हम देख लेते हैं, एनजीटी क्या है। The NGT was established in 2010 under the National Green Tribunal Act। कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको? 2010 में, अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इट इज द स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोड दैट डील्स विद द केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज द स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोड। ओके, ये प्रॉपर किसके लिए कोड है? एनवायरमेंट के लिए। दैट डील्स विद द केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। जो कौन कौन से केसेस को डील करता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, Importance of NGT. India is one of only a few countries to have a specialized environmental code system। इंडिया कुछ कंट्री में से है जिसके यहाँ प्रॉपर एक इन्वायरमेंटल कोड सिस्टम है, नहीं तो बहुत सारी कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है इन्वायरमेंट का। The advantage of such a system is that it permits direct access to environmental justice। क्या होता है इस सिस्टम का? इस सिस्टम से ये फायदा मिलता है कि ये मतलब जितने भी इन्वायरमेंट केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे वो क्या होते हैं, एक बर्डन नहीं बनते, उनके लिए प्रॉपर एक एनजीटी ट्रिब्यूनल बनाई गई है जिसमें उनका फैसला होता है। ओके, to achieve the objective of Article 21, 47 and 51G of the Constitution of India by means of fair, fast and satisfactory judicial process। तो आर्टिकल 21, 47 एंड 51G इन सबको ये डील करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय मीन्स ऑफ फेयर, फास्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री जुडिशियल प्रोसीजर। ओके, रिड्यूस द प्रेशर एंड बर्डन ऑन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे ये प्रेशर और बर्डन को रिड्यूस करता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज हमारा है President Ramnath Kovind administered the oath of office to former Jammu and Kashmir Governor G.C. Murmu as Comptroller and Auditor General of India। ओके, तो जैसा हमने कल इसके बारे में बात की थी कि जी.सी. मुर्मू जो बने हैं नेक्स्ट सीएजी बने हैं हमारे इंडिया के, तो सीएजी को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। सीएजी को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और किसके अंडर में काम करता है? प्रेसिडेंट के ही। ओके, आफ्टर द ओथ सेरेमनी मुर्मू केम टू द सीएजी ऑफिस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना था कि सीएजी को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कंफ्यूज मत होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जज दिलाएगा। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर 15 प्रपोजल ऑफ स्टेट
NBFCs, HFCs वर्थ 6,399 करोड़ सैंक्शन। तो हम NBFCs के बारे में देख लेते हैं। NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी registered under the Companies Act 1956, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government or local authority or other marketable securities of a like nature। किस किस चीज में ये डील करता है? इसको पहले बनाया किस लिए गया था? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आता है। एनबीएफसी, ध्यान रखिएगा, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर, स्टॉक, ये सब चीज के लिए, बॉन्ड के लिए, डिवेंचर्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ ए लाइक ए नेचर। एंड एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन whose principal business is that of agriculture activity। ये इसकी कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल्स, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। A non-banking institution which is a company and has principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment by way of contribution or any other manner is also a non-banking financial company। ओके। तो क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक में पैसा लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो वो सब किस में आता है? एनबीएफसीज में आता है। किस में आता है? एनबीएफसीज में। ओके। डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है, ये हम देखते हैं। एनबीएफसी लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटी आर अकिन टू दैट ऑफ बैंक्स। क्या करता है? ये इन्वेस्टमेंट को लैंड करता है और बनाता है, एंड हेंस देयर एक्टिविटीज आर किन टू दैट ऑफ बैंक्स। और जो ये एक तरह का क्या है, बैकअप है, किसके लिए? बैंकों के लिए। हाउएवर देयर आर फ्यू डिफरेंसेस आर गिवन बिलो, और कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। एनबीएफसी डू नॉट form part of the payment and settlement system and cannot issue check drawn on itself। ये कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है और ये चेक इश्यू नहीं करता है, ये आप क्लियर रखिएगा। एनबीएफसी नेवर इश्यू चेक्स। ओके। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसीज। ये इंश्योरेंस वाली फैसिलिटीज भी नहीं है, अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। जैसे बैंक में आपका पैसा डूब गया या कुछ हो गया तो आपको इंश्योरेंस, इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब में, तो इस सब में आपका भरोसा नहीं रहता है। ओके। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है हम देखते हैं इसके बारे में। News is that what are black boxes and why are they important to an air crash investigation। जैसे कोई भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें देखोगे आप हमेशा नाम आता है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? जैसे अभी पाकिस्तान में भी प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ भी ब्लैक बॉक्स का नाम आया था कि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि क्या कैसे क्रैश हुआ। एंड अभी यहाँ इंडिया में हुआ है, केरला में हुआ है, कोझिकोड में, तो वहाँ भी ब्लैक बॉक्स से, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं, तो वहाँ भी ब्लैक बॉक्स से पता लगाया जा रहा है। In a significant development towards ascertaining the reasons behind the Air India Express crash at Kozhikode on Friday evening, investigators have found the black boxes of the ill-fated Boeing 737-800 aircraft. These boxes will help investigator weave together the crucial event that led to the crash, which killed at least 18 people on board, including both pilots. दोनों pilots भी मारे गए और 18 लोग और। What are the black boxes? Black boxes क्या होता है? The black boxes, which are actually two orange metallic boxes containing the recorders data back to early 1950s. When following plane crashes, investigators were unable to arrive at conclusive cause for the accident and deemed it necessary to install the said recorder on aircraft। क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि एक तरह का रिकॉर्डर है, जैसे एरोप्लेन में बात करते हैं लोग, पायलट लोग बात करते हैं अपने स्टेशन से, मतलब अपने जहाँ पे फ्लाइट लैंड होने वाली थी कि हाँ लैंड कराना है, सिग्नल है कि नहीं, कितने देर में लैंड होगा, तो ये सारा ये टू ऑरेंज मेटेलिक बॉक्स होता है ये, जिसमें ये सारे रिकॉर्डिंग सेव रहती हैं। ये कब लाया गया? 1950s के बाद लाया गया। ओके। इन द इनिशियल डेज ऑफ the black box, the information was recorded on the metal strip, which was then upgraded to magnetic drive, succeeded to solid state
मेमोरी चिप्स। तो ये एक मेमोरी चिप टाइप का रहता है ब्लैक बॉक्स के अंदर, जिससे हमें सारी रिकॉर्डिंग का पता चल जाता है। वाई आर ब्लैक बॉक्सेज इंपॉर्टेंट टू एन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन? क्यों इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स? मोस्ट एयरक्राफ्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विप्ड विथ 2 ब्लैक बॉक्सेज। हर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। क्या होता है? एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है एंड द नेक्स्ट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दैट रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट ए फ्लाइट एंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट लीडिंग टू एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। ओके, while the CVR records radio transmission and other sound in the cockpit such as the conversation between the pilots। जैसे क्या होता है कि आवाज़ इतनी ज़्यादा रहती है कि एक पायलट दूसरे पायलट से बात करने के लिए भी हेडफोन का यूज़ करते हैं, तो उनका कॉकपिट में होता है। And the flight data records more than 80 different types of information such as altitude, airspeed, flight heading, vertical acceleration, pitch, roll, autopilot status, etc. ये सब किस में रिकॉर्ड होता है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। ओके, हाउ डू द ब्लैक बॉक्सेस सर्वाइव द क्रैश? ब्लैक बॉक्सेस कैसे रोक सकता है? द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आर स्टोर्ड इनसाइड अ यूनिट दैट इज जनरली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस सच एज स्टील और टाइटेनियम एंड आर ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और वेटनेस। कहा जा रहा है कि जब पूरी की पूरी फ्लाइट वो हो जाती, खराब हो जाती है या मतलब क्रैश हो जाती है, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स बच कैसे जाता है? क्या होता है ये ब्लैक बॉक्स? इसको प्रॉपरली एक टाइटेनियम और स्टील के अंदर रखा जाता है। ये हीट, कोल्ड और वेटनेस किसी से भी खराब नहीं होता है। टू प्रोटेक्ट दिस ब्लैक बॉक्सेस दे आर इक्विप्ड टुवर्ड द टेल एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट, और इसको हमेशा लास्ट में लगाया जाता है एयरक्राफ्ट के। ओके, देयर हैव बीन केसेस वेयर प्लेन आर क्रैश्ड इनटू द वाटर बॉडीज टू मेक ब्लैक बॉक्सेस डिस्कवरेबल इन सिचुएशन वेयर दे आर अंडर वाटर दे आर इक्विप्ड विद अ बीकन दैट सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड सिग्नल फॉर 30 डेज। क्या होता है? जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे कि प्लेन क्रैश हो जाते हैं पानी के अंदर, तो उनका पता कैसे लगाते हैं कि कैसे क्रैश हुआ या कितने दिन हो गया क्रैश हुए या कब का है? तो 30 दिन तक ये क्या होते हैं? सिग्नल भी भेजते रहते हैं, मैग्नेटिक सिग्नल भेजते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड सिग्नल 30 दिन तक, यही जो हैं। However, the certain cases like the Malaysian Airlines MS-370 flight, the recorder are not found despite all the redundancies। बहुत सारे में रिकॉर्डर नहीं मिल पाते हैं। How soon will be the analysis from the black boxes available? It usually takes at least 10-15 days to analyze the data recovered from the black boxes। 10 से 15 दिन लगता है डेटा रिकवर्ड होने में ब्लैक बॉक्स से। ओके, फॉरेक्स रिजर्व एट रिकॉर्ड हाई कैन कवर इम्पोर्ट बिल ऑफ ओवर 1 ईयर। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व टॉप 5 में आ गया है। हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व हो गया? वर्ल्ड के टॉप 5 का। इंडिया इज नाउ 5th इन ग्लोबल रैंकिंग बिहाइंड चाइना। चाइना से हम पीछे हैं। चाइना का है 3,298 बिलियन डॉलर एंड जापान का है 1,383 बिलियन डॉलर एंड स्विट्जरलैंड का है 896। सबसे ज़्यादा चाइना का है, फिर जापान का है, स्विट्जरलैंड का है, रशिया का है, देन आफ्टर इंडिया। द राइजिंग फॉरेक्स reserves give a lot of comfort to the government and the Reserve Bank of India in the managing Indian external and internal financial issues at a time when the economic growth is set to contract by 5.8% in 2021। कहा जा रहा है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ मान के चल रहे हैं कि एक साल का हम प्लान बना के चले, 5.8% हमारा रहना चाहिए इस समय इकोनॉमिक, तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व हमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, कोविड हिट्स इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जंप बाय रिकॉर्ड $11.9 billion in the week ended July 31 to hit a fresh high of, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया? 534.5 billion dollar, making it 5th largest holder of reserves in world during the 10th period between the सितंबर से लेके जुलाई तक, जिसमें हमने $100 बिलियन की ग्रोथ की है। ओके, इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ा है। हम फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? ये एक तरह का रिजर्व होता है जो कि What has led to rise in forex reserve? The rise has been in several stages and has been led by different factors over the last 10 months. Experts says it is a mix of rise in foreign exchanges, inflows through FPI and FDI, foreign portfolio investment and foreign direct investment से ये क्या होता है? ये हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है and has also been supported by decline in import bill over the last 4-5 months on account of dip in crude prices and trade impact। तो सबसे ज़्यादा impact किसका पड़ा है? क्रूड प्राइजेस का कम होना।
क्रूड प्राइसेस जितने ही कम हो रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, जिसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व बाहर कम जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में रह रहा है। एंड द सेकेंड इज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एफपीआई इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ इन फॉरेक्स रिजर्व, देन द फर्स्ट रीजन एफपीआई एंड द सेकेंड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज डिक्लाइन इन क्रूड प्राइजेस। Some of the key factors include sharp FPI inflows, dip in crude prices, import saving FDIs inflows, and FPI. The rising reserves give a lot of comfort to the government and RBI in managing India's external and internal financial issues at a time when the economic growth is set to contract by 5.8% in 2021. Okay, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे RBI को भी और हमारे गवर्नमेंट को भी. It's a big question in the event of any crisis on the economic front and enough to cover the import bill of the country of a year. तो import bill भी हम इससे अपना कवर कर सकते हैं. The rising reserve have also helped the rupee to strength against the dollar. इससे क्या होगा, जितना ही ज़्यादा रिजर्व हमारे पास रहेगा उतना ज़्यादा रुपया हमारा क्या होगा, मजबूत होगा एज कंपेयर टू डॉलर. ओके, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू जीडीपी रेशियो इज अराउंड 15%. क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो जीडीपी रेशियो का 15% है. ओके, रिजर्व विल प्रोवाइड अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू मार्केट दैट अ कंट्री कैन मीट इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, डिमॉन्स्ट्रेट द बैकिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय एक्सटर्नल एसेट्स. ओके, आर फॉरेक्स रिजर्व गिविंग रिटर्न्स टू इंडिया? ओनली गोल्ड रिजर्व हैव गिवन बिग रिटर्न्स टू इंडिया. फॉरेक्स रिजर्व हमें कोई रिटर्न नहीं देता. कौन क्या देता? ओनली गोल्ड रिजर्व्स. व्हाइल द आरबीआई हैज नॉट disclosed the actual returns from forex reserve, expert estimate India is likely to get negligible return as interest rate in the US and eurozone are around 1%. Okay, on the contrary, India could be facing a cost to keep the reserve abroad, with gold prices shooting up around 40% to over rupees 55,000. तो अभी कितना गोल्ड प्राइस हो गया है? 55,000 पर 10 ग्राम. तो गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है. ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस. तो ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व पूरा कवर हुआ. नेक्स्ट तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. आज संडे था जिसके कारण कम से कम न्यूज़ आई थी, तो आज एडिटोरियल पेज भी नहीं था. तो होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस एंड थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब. हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट IAS. ओके, थैंक यू.